हम किस तरह इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन मेथड थे। एक मेथड था एलिमिनेशन वाला, सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन वाला था, और जो हमारे पास थर्ड मेथड था वो था क्रैमर रूल। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ये इसका क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि आपके पास जितने भी अननोन वेरिएबल है, यहाँ पर अननोन वेरिएबल कौन कौन से हैं, x1 और x2 है। इनकी वैल्यूज हमने चूंकि फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। इनमें से एक वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास एक वेरिएबल आ जाएगी, उसकी वैल्यूज आ जाएगी। फिर उसकी वैल्यूज को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास सेकंड वेरिएबल जिसे हमने एलिमिनेट किया हुआ था उसका आंसर भी आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो भी अननोन वेरिएबल है उनकी वैल्यूज निकाल ली है, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। इसके सोल्यूशन की तरफ आए, इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन 2 कह दें। हमने इन दोनों की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हमें नहीं पता इन दोनों की वैल्यूज क्या है, ये दोनों अननोन वेरिएबल, ठीक है ना। इन्हें हम अननोन वेरिएबल भी बोलते हैं, अननोन। अब इसमें से हमने क्या करना है कि कांस्टेंट सेम होने चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। जब भी हम कोई ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट सेम होना चाहिए दोनों इक्वेशन में से किसी एक के साथ। तो फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखें 3x1 माइनस x2 है, यानी कि x2 का कोफिशिएंट 1 है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3x2 का भी कोफिशिएंट 1 है, तो इजिली हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से x2 एलिमिनेट हो जाए? हम ये करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, एड अप कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास s2 वाले एलिमिनेट हो जाएगी। तो 3x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। करना क्या, इसे ऐड करेंगे। तो मैंने कहा था कि ऐड जब करते हैं तो साइन सेम रहते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज कर देते हैं। ऐड होगा तो ये एलिमिनेट होगी टर्म, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ये एलिमिनेट होगी। तो हमारे पास वेरिएबल कौन सा रह गया, x1 रह गया। इसे सोल्व करते हैं, प्लस किया क्योंकि 3 प्लस 1 4 हो गया, 4x1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 4 आ गया। अब यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास x1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x1 आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। एक वेरिएबल की वैल्यूज तो हमारे पास आ गई, एक की निकाली, अब दूसरे की निकालेंगे। कोई भी अपनी मर्जी से इक्वेशन ले, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इक्वेशन 2। इजीली जिसकी कैलकुलेशन आपको लगे कि जल्दी से सॉल्व आउट हो जाए वो ले ले, अपनी मर्जी से कोई भी ले। इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं क्योंकि हमें x2 ही निकालना है, जो मर्जी ले ले। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। x1 आपके पास 1 है, प्लस x2 इज इक्वल टू 3, और x2 आपके पास क्या आ जाएगा, x2 आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 1, तो ये आपके पास x2 आ गया 2। ये आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। सोल्यूशन मतलब कि आपके पास x1 x2 की वैल्यूज आ गई है। तो दिस हम यहाँ पर लिख देंगे, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन system of equation has solution। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास अननोन वेरिएबल कौन से थे, x1 x2 था, और इनकी वैल्यूज क्या थी, इनकी वैल्यूज थी आपके पास एक ही 1 थी और एक ही 2। ये आपके पास आंसर है।
एलिमिनेशन मेथड से हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो गिवन थी उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। x1 की वैल्यू 1 आई है, x2 की वैल्यू आपके पास 2 आई। अब 2 इज देखें, 2 में आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसे आप इक्वेशन 1 कह लें, इसे आप इक्वेशन 2 कह लें। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन के हमने कोफिशिएंट को सेम करना है। अब यहाँ ऊपर देखे कोई भी मिल नहीं रहा, नीचे 2 है ऊपर 1 है, नीचे 4 है ऊपर 2 है, कोई भी नहीं मिल रहा। हम क्या करें ऐसा कि ये एलिमिनेट हो जाए, हम ऐड भी करें तब भी x1 x2 की वैल्यूज दोनों की आ रही है, सब्ट्रैक्ट करें तब भी x1 x2 की वैल्यूज आ रही है, हमें एक चाहिए। तो हम ऊपर देखते हैं इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इक्वेशन 1 को, देन वी हैव, आपके पास इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 8। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। चले इक्वेशन को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये देखें, आपने ऑब्जर्व किया हो, ये तो सेम ही है, x के भी, x1 के भी और x2 के भी। जब हम इसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन में मैंने कहा है कि आपके क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या, ये पॉजिटिव सा था नेगेटिव में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव में हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव में, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल, दोनों एलिमिनेट हो गई हैं ये तो। यहाँ पर आपके पास 0 इज इक्वल टू -4 आ गया। अब ये आपके पास कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए तो वहां पर हम कहते हैं दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। इट्स मीन ना तो हम x2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ना तो हम x1 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जो आपके पास गिवन ऑफ इक्वेशन है, बताएं कि ये सॉल्यूशन रखते हैं कि नहीं रखते, ठीक है। तो अगर इनकी वैल्यूज आ गई, जितने भी अननोन पैरामीटर है, इट्स मीन वो सॉल्यूशन रखते हैं। अगर जिस तरह ये 0 इज इक्वल टू -4 है, तो यहाँ पर तो ना तो x2 निकले ना x1 निकले, तो इसमें यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड मेथड हमारे पास था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए वो कैसा होता है, इसी इन्हीं दोनों एग्जांपल को लेकर सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। ये आपके पास एग्जांपल थी, इन्हीं दोनों एग्जांपल से हम लोग सब्स्टिट्यूशन के लिए कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आपने किसी एक फॉर्म में लेकर जाना होता है, जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस वजह से वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना हो, सब्स्टिट्यूट मीन पुट करना हो, ठीक है ना। इन सेंस, अदर सेंस, रफली स्पीकिंग कह लें कि हमने पुट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या एग्जांपल देखें, इसके क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवा दूं। वही लेते हैं जो हमने एलिमिनेशन के लिए ली थी, -x2 इज इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास एग्जांपल थे, इसे हमने सब्स्टिट्यूशन से करना है। इसे इक्वेशन 1 कह लें, सेकंड को इक्वेशन 2 कह लें। ये हमने असाइन कर दिया इक्वेशन को। अब क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें से बेसिकली वही निकालना है, x1 x2 हमने बताना है कि ये आपके पास जो फैमिली ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का जो सेट है, वो सोल्यूशन रखता है कि नहीं रखता। मैंने इक्वेशन 2 पकड़ी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, इसका वो कुछ नहीं है, ठीक है। इक्वेशन 2 ले, x1 प्लस x2 करें इज इक्वल टू 3 कर दी, ठीक है। इक्वेशन 2 मैंने पूरी एज इट इज लिख ली। अब इसमें मैंने क्या करना है कि या तो मैं x2 की वैल्यू निकालूं या तो मैं x1 की वैल्यू कर लूं, ठीक है। यहाँ पर मैंने x1 की वैल्यू में ले आई हूँ, x1 मेरे पास किसके इक्वल हो गया, 3। यहाँ पर पॉजिटिव x2 है, वहां पर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव x2 हो जाएगा। ये आपके पास x1 की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। या तो आप x1 की ले आए, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसे x2 की फॉर्म में ले जाए। इसी इक्वेशन को x2 में अगर मैं लिखूं तो वो क्या बन जाएगा, 3 माइनस x1, ठीक है। दोनों में से किसी एक फॉर्म में बना ले, या तो आप x1 की फॉर्म में ले आए, या तो आप x2 की फॉर्म में ले आए, ठीक है। अब क्या करना है, अब किसी एक इक्वेशन को पकड़े और उसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं।
तो आपके पास x1 की वैल्यूज आ जाएगी। मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ, आप इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इक्वेशन 1 ले, 2 भी ले सकते हैं। मैंने इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। अब मैंने क्या पुट करना है, x1 की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है ना। पुट x1 इज इक्वल टू 3 माइनस x2। मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर रही हूँ x1 की। मैंने जब x1 की वैल्यूज पुट किया तो वो इक्वेशन क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी 2 x1 की जगह मैंने क्या डालना है, मैंने ये पुट करना है 3 माइनस x2, ठीक है ना। x1 की जगह मैंने ये चीज पुट कर दी, ये जो मेरे पास गिवन आई हुई थी x1 की वैल्यूज, इसको मैंने पुट कर दी। 3 माइनस x2 आ जाएगा आपके पास, माइनस x2 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 3 2 6 माइनस 2 x2 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये देखिए x2 है, माइनस टू एक्स टू, ये आपके पास हो जाएगा माइनस 3x2 इज इक्वल टू 1। अब ये आपके पास 6 है, वहां जाकर आपके पास माइनस 6 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3x2 इज इक्वल टू 1/, नेगेटिव के साथ 6 आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 3x2 इज इक्वल टू -5। माइनस 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 से कैंसिल आउट हो गया। x2 की हमने यहाँ से वैल्यूज क्या निकाली, x2 की वैल्यूज निकाल ली 5/3, ठीक है। x2 की वैल्यूज निकाल ली 5/3। अब इसको इसी इक्वेशन में पुट कर दे या किसी और इक्वेशन में पुट कर ले, मर्जी है, आप इस इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं कर दे। अगर मैं इसी इक्वेशन में पुट करूं, इसी इक्वेशन में ये आपके पास क्या है, 2x1 है, x2 की जगह मैं क्या पुट कर दूं, 5/3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5/3। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर इसे सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आपके पास 3 ही आएगा। अब यहाँ पर तो आपके पास 1 ही है डिनोमिनेटर में, तो 3 1 3 हो जाएगा प्लस 5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी टर्म 8/3। अब हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास आ गया, ये वाले। इसे मजीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, अगर करना है कर ले, नहीं करना डिपेंड ऑन यू। 2 1 2 2 4 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3। तो x1 की वैल्यूज आपके पास क्या आ गई, x1 की वैल्यूज आपके पास आ गई 4/3। ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सोल्यूशन रखता है, जिसका सोल्यूशन आपके पास फर्स्ट तो आपके पास आया 4/3, और जो सेकंड की वैल्यूज आई है वो आपके पास है 5/3, ठीक है। ये सिस्टम है उसमें। ये हमारे पास जो मेथड होता है इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ तो x1 की वैल्यूज ले लें, यहाँ तो x2 की ले लें, इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, डिपेंड आपके पास, बस वैल्यूज आनी चाहिए। अगर वैल्यूज नहीं आती तो उसे आपने क्या देना है कि नो सोल्यूशन। ग्रामर रूल में हमारे पास क्या होगा, इसका थोड़े से क्या फार्मूला है आपके पास। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब होती है मैट्रिक्स की, वो हमारे पास होती है एक्स इज इक्वल टू, मैट्रिक्स इक्वेशन भी इसे बोलते हैं बी, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसमें जो ए होता है उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अननोन वेरिएबल एक्स एंड वाई है, तो एक्स किसके इक्वल होगा, वो होगा डी एक्स ओवर पी के, ठीक है। और जो वाई होगा वो आपके पास इक्वल होगा डी वाई ओवर डी के। अगर आपने इन फॉर्म ऑफ x1 और x2 लिखना हो तो हम उसे बस यही लिख देंगे, x1 फाइंड करना तो होगा डी
x1 वेरिएबल जो जो आपके पास हो ना उसके अकॉर्डिंग आपने वेरिएबल लिखना। ठीक है, मेथड वही है, फार्मूला वही है, रूल वही है। ठीक है, जस्ट थोड़ी सी आप क्या लें, म्यूटेशन चेंज हो जाएगी। अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा आ जाएगा, x1 है x2 है तो x2 आ जाएगा, एक्स वाई जी है तो एक्स वाई जी आ जाएगा। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है क्रैमर रूल की हेल्प से हम लोग ये निकालें। अच्छा, अब इसमें डी क्या है और डी एक्स क्या है, डी वाई क्या है, ये रह गया। डी आपके पास क्या होता है, डी होता है आपके पास जो मैट्रिक्स होती है ना ए, उसका आपने ले लेना डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब डी एक्स क्या होता है, जो आपके पास बी इक्वेशन होती है ना, डी एक्स में जो बी होती है, ए में उसको एक्स के रिप्लेस कर देना एक्स की वैल्यूज के साथ। ठीक है, और जो वाई वाली होती है उसमें वाई के साथ बी को रिप्लेस कर देना। अब ये देखें हम, आपके पास ये है सोल्व दिस सिस्टम, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसे सोल्व आउट करेंगे। इसे इक्वेशन वन क्या है, इसे इक्वेशन टू क्या है। अच्छा, ये कहने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमने ग्रामर रोल अप्लाई करना है, तो हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन होती है। अब इसमें ए की है, एक्स की और बी के, ए आपके पास होते हैं कोफिशिएंट। जब भी अननोन वेरिएबल के साथ आपके पास कोफिशिएंट आते हैं वो आपके पास मैट्रिक्स गिवन होती है। एक्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके पास अननोन वेरिएबल जितने भी इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है वो सारे होते हैं। और बी में आपके पास इक्वल के बाद जो आपके पास वैल्यूज आते हैं वो हम लोग खुद। ये आपके पास फर्स्ट है टू है तो यहाँ पर टू आ जाएगा, उसके बाद आपके पास थ्री है, यहाँ पर थ्री लिख देंगे। यहाँ पर आपके पास इसका कोफिशिएंट क्या है, वन है तो वन लिखेंगे। वाई के साथ कोफिशिएंट माइनस टू है तो यहाँ पर माइनस टू। वेरिएबल आपके पास इक्वेशन किसकी फॉर्म में, एक्स एंड वाई की फॉर्म में, टू वेरिएबल है। इसमें आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई लिखेंगे। अब बी में हम आपके पास ये वाली आ रही है, एट माइनस थ्री। बी में आपके पास ये जा रही है, यहाँ पे लिखिए एट और यहाँ पे लिखिए माइनस थ्री। अब क्रैमर रूल लगाना है, यहाँ पर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्रैमर रूल से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास डी होना चाहिए। ठीक है, डी क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो आपको पता है वो इक्वेशन अनडिफाइन हो जाएगी, तो इस तरह तो हम तो वो क्या देंगे, है नो सोल्यूशन होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नो सोल्यूशन। अब डिटर्मिनेंट अगर इक्वल ना टू जीरो हो तो हम आगे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपके पास कुछ उसमें कहने के रेसिप्रोकल की जो टर्म होते हैं जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं उसमें आपके पास वैल्यूज होती है। एक ही आपके पास क्या है, टू है, वन है, थ्री, माइनस, ये वैल्यूज आ गई है। अच्छा अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये डायगोनल की एलिमेंट का प्रोडक्ट, डिफरेंस सेकंड डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, ये आपके पास होता है डिटर्मिनेंट। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करें, टू माइनस टू, ठीक है, सब्ट्रैक्शन इन दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट, थ्री मल्टीप्लाई बाई वन, ये आपके पास हो जाएगा माइनस फोर, ये आपके पास माइनस थ्री, ये आपके पास आ गया सेवन। डी आपके पास माइनस सेवन, ये आपके पास क्या आ गया, डी, डी आपके पास आ गया माइनस सेवन। अब क्या रह गया, डी एक्स रह गया और डी वाई रह गया। डी एक्स क्या था, इसे थोड़ा सा देखें। डी एक्स का फॉर्मूला था आपके पास, मैट्रिक्स जो गिवन होती है ना ए में, आपके पास मैट्रिक्स थी टू वन थ्री एंड माइनस टू, थ्री माइनस टू रह जाए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन करती हूँ, ये जो आपके पास फॉर्म होती है ये वैल्यूज एक्स की होती है, ये आपके पास वैल्यूज वाई की होती है। अगर हम कॉलम के क्रोस्पॉन्डिंग देखें, रो के क्रोस्पॉन्डिंग देखें तो ये आपके पास एक्स की होती है, ये आपके पास वाई की होती है। ठीक है, कॉलम के क्रोस्पॉन्डिंग आपके पास ये इस तरह से है।
अच्छा, अब यहाँ पर हमने dx फाइंड आउट करना है, तो मैट्रिक्स आपके पास किस फॉर्म में, बी आपके पास कॉलम फॉर्म में है, तो कॉलम के कोरोस्पॉन्डिंग आपके पास एक्स कौन सी रो होगी, ये वाली रो होगी। तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग हमने क्या करना है, इस बी को एक्स वाली कॉलम से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। अब हम मैंने यहाँ पर 3 - 2 तो लिख लिया, लेकिन 2 1 नहीं लिखना है। 2 1 की जगह मैंने क्या पुट करना है, 8 - 3, क्या रहा है, 8 - 3, ठीक है, 8 - 3 डालेंगे। अब डी एक्स रिप्रेजेंट आपको क्या करता है, डिटर्मिनेंट, जिस हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला था, इसी तरह हम एक्स वाली का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसमें ब्रैकेट आपके पास डिटर्मिनेंट की, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये आपके पास क्या होगी, डिटर्मिनेंट क्या होता है, 8 - 2 -3 माइनस 16 माइनस माइनस क्या होगा, +9, 16 + 9 आपके पास क्या होगा, 7 आता है, लेकिन साइन किसके साथ है, माइनस के साथ, 16 के साथ माइनस है, तो यहाँ पर -7 आ जाएगा। तो आपके पास जो डी एक्स है, वो आपके पास टर्म आ गया -7। अब हमारे पास क्या रह गया, डी वाई रह गया, डी वाई निकालेंगे, डी वाई का भी यही होगा, बस यहाँ पर क्या होगा, बी कॉलम को हमने वाई वाले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, डिटर्मिनेंट 2 1 एज इट इज। अब 3 - 2 के की प्लेस में मैंने बी का जो कॉलम है उसे ऐड करना है। बी का कॉलम क्या था, वो था 8 - 3, तो यहाँ पर मैंने 8 - 3 से रिप्लेस कर दिया, डिटर्मिनेंट है। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये आपके पास है 2 - 3 -8 1 -6 -8, ठीक है, ये आपके पास आ गया -6 एंड -8, और -6 क्या लें या वेरिएबल क्या लें, अब उनकी वैल्यूज निकाल लें। टारगेट मेन हमारा तो यही था ना, एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना। एक्स का आपके पास क्या था, ग्रामर रूल में इसकी वैल्यूज क्या थी, ये था आपके पास dx/d, और जो आपके पास y था वो था dy/d। dx की वैल्यूज आपके पास -7 आई है, और d भी आपके पास था -7। अच्छा, 7 × 1 = 7, ये आपके पास 1 आ गया, ठीक है, dy आपके पास था -14, और ये था -7। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, और ये आपके पास 2 आ। दिस सिस्टम है सोल्यूशन, और इनका सोल्यूशन क्या था, x = 1 और y = 2। इनका सोल्यूशन आपके पास ये था क्रैमर रूल से सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने का मेथड, कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रैमर रूल से भी। बस ये देखना है, अगर आपके पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट था ना डी, ये आपने कोशिश करनी है इक्वल नॉट टू 0, तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर ये 0 आ जाए तो वो तो फिर आपके पास क्या बन जाएगी, dx/0 आ जाएगी, तो ये तो आपके पास इन्फिनिटी बन गई, अनडिफाइंड फंक्शन हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अगर 0 आ जाए तो वहां पर क्रैमर रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। क्रैमर रूल कब अप्लाई होगा, जब डिटर्मिनेंट इक्वल नॉट टू 0। पॉइंट नोट कर लें, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 9 नंबर्स अरेंज इन 3 rows एंड 3 कॉलम, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। अच्छा, आगे अब मैंने चलते यहाँ पर थर्ड पहले ऑर्डर देख लें। 3 × 3 की मैट्रिक्स आपके पास किस फॉर्म में होगी, आपको तो अब ये अच्छी तरह से हो गया होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास 3 × 3 है,
तो यहाँ पर आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3। ये आपके पास मैट्रिक्स के कोफिशिएंट है जिसकी एलिमेंट 3 है। वो यहाँ यही बता रहा है, इसका मतलब यही है। कंसिस्टिंग ऑफ 9 नंबर्स। आप इसे कैलकुलेट करें तो ये 9 ही बन रहे हैं, 3 3 6 3 9। ठीक है ना। अरेंज किस फॉर्म में हुए, जिसमें 3 रोज कंसिस्ट कर रही है और 3 कॉलम्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें ये 3 रोज है, 1 2 3, और वर्टिकली देखें तो 3 कॉलम्स है। ठीक है ना। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है थर्ड ऑर्डर का, जिसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ 3 का 3 भी बोलते हैं। डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स लिखी है फिलहाल। डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास क्या आएंगे, आपके पास वर्टिकल साइन आ जाएगा। मतलब कि ए डिटर्मिनेंट में आपके पास जो लाइन होती है वो वर्टिकल होती है, उसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से राइट करते हैं। यहाँ पर लिख दे A11, A21, A31, ठीक है। इस तरह से आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपने डिटर्मिनेंट वाले लिखने। ठीक है। अब यहाँ से हमने देखना है इसका डिटर्मिनेंट किस तरह निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर का। तो इसका फार्मूला होगा, डिटर्मिनेंट का आपको पता है कि डिटर्मिनेंट का आपने निकालना है ए में। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। अच्छा, जब मैट्रिक्स होगी उसमें आपने ये वाली तो मैट्रिक्स के लिए यूज होती है, जो वर्टिकल लाइन होगी वो हमें डिटर्मिनेंट के लिए लिखनी है। 3x3 का फार्मूलाज है, जिसे हम एक्सपेंशन मेथड भी बोलते हैं। काफ़ी इजी मेथड होता है, इसे हम 3x3 का, अभी डिटर्मिनेंट का हम वैसे भी ले सकते हैं कि फर्स्ट को कंसिडर कर कर उसे मल्टीप्लाई करवा लें। ये एक्सपेंशन मेथड है। इसमें हम इसे किस तरह लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए मैट्रिक इस तरह से गिवन है, मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी टर्म्स लिखवा देती हूँ ताकि थोड़ा सा माइंड में रह जाए। यहाँ पर A1 A2 A3 कर लें, और यहाँ पर आप कर लें B1 B2 B3, यहाँ पर कर लें C1 C2 C3। ये आपके पास आ गया। मैंने फिर वैसी लाइन डाल दी, डिटर्मिनेंट वाली में वर्टिकल लाइंस आती है। अब ये किसके इक्वल होगा, इसका डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट, आप ये फार्मूला याद कर लें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज एक और मेथड है, उसमें भी मैं आपको जरा एक्सपेंशन वाला मेथड बताती हूँ। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट किस तरह होता है, मीन कैस्ट। ये एक्चुअली ये आपके पास इक्वल होता है A1 B2 C3। ठीक है। मैं यहाँ पे किस तरह बनाऊँ, यहाँ पर ग्रीन ले लेते हैं। ये देखिए ये वाली चीज़ मैं डॉटिंग लाइन में थोड़ा सा कर रही हूँ, ये वाली चीज़ आपके पास आ ड्रा हो सकता है। ठीक, ये वाली फर्स्ट लाइन आपके पास आ, ठीक है। A1 B2 C3 आपके पास ये आ गया। ये देखिए फर्स्ट ये आ गया, प्लस करेंगे। प्लस में आपके पास कौन सी टर्म होगी, वो होगी, अब यहाँ देखिए B1 C2 B1 C2। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ से आप अब देखिए मैं थोड़ा सा ड्रा कर दूं। B1 C2, अब तीसरा यहाँ पर पता कौन सा कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर आपके पास होना है जो आपके पास यहाँ BC तो है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए A नहीं है ना, A किस लाइन में नहीं है, इस लाइन में है, इट्स मीन A3। इधर आपके पास A3 आएगा।
तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई होगा A3, क्योंकि 3+3 का उधर है तो आपके पास 3 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से। प्लस C1 A2 B3। अब ये किस तरह से आया देखें, इसे वैल्यू रेड वाला बेस्ट रहेगा। इसका आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे। ये देखिए C1 थी, ये इस तरह जाने थे, यहाँ पर 2 आपके पास एलिमेंट नहीं है, 2 एलिमेंट नहीं है आपके पास। तो आपने देखने एलिमेंट किस तरह से लेने हैं, आपके पास सर्कल पूरा बन रहा हो, लाइक A B B देन C, इस तरह से सर्कल हो रहा, CAB, इस तरह से। ये नहीं कहना कि C के बाद डायरेक्ट B लिख ले, ये आपके पास पूरा इस तरह से अरेंज हो रहा हो सर्कल टाइप, ठीक है। अब C के बाद आपके पास यहाँ पर वैल्यूज क्या आएगी, सेकंड रो की वजह से आपके पास आएगा A2, ठीक है ना। C के बाद आपके पास यहाँ से देखें, यहाँ से आप देखें C के बाद आपके पास आता है सर्कल में A, फिर A के बाद आपके पास आता है B, B के बाद आपके पास आता है C, इस तरह से सर्कल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, C1 तो लिख दिया, सेकंड टर्म इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास कौन सी होगी, A2 की, और थर्ड कॉलम में कौन सी होगी, B3 की, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी। ये सारी पॉजिटिव वाली एक साइड पे लिख दिया, अब हम लिखेंगे नेगेटिव वाली। नेगेटिव में हमारे पास सेकंड डायगोनल के करस्पॉन्डिंग ना वैल्यूज होती है, ये कर देंगे नेगेटिव, और ये आपके पास होगा C1 के बाद, अब मैंने कहा था ना कि इसमें थोड़ी सी B2, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रा कर दूं ताकि आपको माइंड में रहे, ये वाला चल रहा है यहाँ से C1, पहले हमने क्या लें कि ये लेफ्ट वाली साइड से हमने थोड़ी सी वहां से लाइंस ड्रा करना स्टार्ट किए, अब हम सेकंड डायगोनल की तरफ से स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, इसे सेकंड डायगोनल बोल। वो क्या था आपके पास, C1 के बाद B2 था, B2 के बाद A3 था, तो C1 B2 A3, सब्ट्रैक्शन आएगी। अब इसके बाद हमने A1 C2 B3, अब हम इसे किस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, इसका मतलब कैसे है, अब इसका मतलब ये है, हमने यहाँ से जाना, पहले हमने अपने लाइन किया है, डायगोनल था, डायगोनल के नीचे वाली टर्म आपके पास कौन सी थी, ये थी, ये यहाँ से इस तरह से आएगी। आपके पास 2 टर्म्स है, एक टर्म नहीं है, एक टर्म कौन सी नहीं है, ए वाली है। अच्छा, ये B3 के करस्पॉन्डिंग आपके पास है, C2 के करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्डिंग C2 है। अब यहाँ पर आपके पास ए मिस था, तो किसके करस्पॉन्डिंग, 1 के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर आपने लिखना है A1, ठीक है ना। तो जिस वजह से आपके पास आया A1 C2 B3, ठीक है। अब हम दोबारा लास्ट टर्म रहेगी जस्ट माइनस B1 A2 C3 B1 A2 C3। अब थर्ड वाली कहाँ पर ड्रा होगी, थर्ड वाली यहाँ पर ड्रा होगी, ठीक है ना, इस सीध में, ये देखिए ये आपके पास ड्रा होगी। अब C3 तो था, B1 इसके करस्पॉन्डिंग होगा, A2 इसके करस्पॉन्डिंग होगा, और ये C3, ये इस तरह से आपके पास टर्म्स आ गए, ठीक है। सर्कल आपने रखना है, सर्कल के करस्पॉन्डिंग आपने उसकी टर्म्स लिखनी है, ठीक है। अब आपने देखना है कि 3 पॉजिटिव वाले या 3 नेगेटिव वाले, ठीक है, ये इस तरह से पॉसिबल। इस वाले मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं
एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस मेथड को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है बाय एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। वो गिवन था हम लोगों के पास A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस 3 टाइम प्लस था ना, उसके बाद आ जाएगा C1 A2 B3 माइनस C1 B2 A3 माइनस A1 C2 B3 माइनस B A2 C3। ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गए। अब इसमें वैल्यूज जस्ट पुट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लें, ये आपके पास 1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2, ठीक है। यहाँ पर A है, ये B है और ये C है। ये आपके पास 3 वाली टर्म्स है सारी। इसके करस्पॉन्डिंग आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें। A1 आपके पास क्या है? 3 है। B2 आपके पास क्या है? 1 है। C3 आपके पास क्या है? C3 आपके पास 2 है। प्लस B1 आपके पास क्या? -2 है। C2 आपके पास क्या है? C2 आपके पास -1 है। और आपके पास A3 क्या है? यहाँ पर A3 आपके पास -2 है, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसकी वैल्यूज लिखनी होती है। A3 आपके पास क्या? -2 है। ये इस तरह से आपके पास आंसर आ गया। प्लस उसके बाद आपने लिखना है कौन दो टर्म हो गया? C1 आपके पास 2 है। A2 आपके पास 6 है और -2 1 -2, ये वैल्यूज जस्ट पुट कर रही हूँ। माइनस आ जाएगा 3 -1 -3 -2 6 2, ठीक है। ये एक्सपेंशन मेथड है। इसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर -15 आता है। या तो आप उसके एक्सपेंशन के थ्रू, इसका वर्टिकल लाइंस के थ्रू जो एलिमेंट मिस है वो लिख दे, ठीक है। अगर हम उसके थ्रू करें वर्टिकल लाइंस के थ्रू तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन? ये आपके पास मैट्रिक्स है जिसकी एलिमेंट है 3 6 -2, अच्छा -2 1 -3 2 -1 2। ये कर ले रेड लाइन है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी हमने वर्टिकल लाइंस लेंगे। पहले 3 टाइम पॉजिटिव होगा, 3 टाइम नेगेटिव होगा, ठीक है। ये लाइन आ गई पॉजिटिव वाली, इसकी एलिमेंट लिख लें। ये आपके पास आ जाएगा 3 1 2, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास एलिमेंट कौन से होंगे? ये वाले आ गए, ये भी पॉजिटिव के हो गए। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ए है और बी है, ए बी है, सी नहीं है, ठीक है ना। आपके पास ए बी है, सी नहीं है, तो आपने सी कौन से लेना है? ये वाला ले लेना सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सी की जो वैल्यूज होगी वो -2 कंसिडर होगी, तो प्लस -2 -1 माइनस, ये इस तरह से आपके पास आ जाए। उसके बाद आपके पास क्या है? ये वाली टर्म है, इसमें आपके पास प्लस तो होगा लेकिन आपके पास जस्ट एक है। ए कौन से वाला है? 2 है, ए वाला है। बी में ये वाला जो 6 है, बी में ये 6 आ जाएगा।
अब 6 के बाद सी वाली वैल्यूज, ये वाली तो हमने एंटर कर ली है, ठीक है ना, बी वाली ये यूज कर ली है, ए वाली सी वाली तो यूज कर लिया, तो ये तो लिखेंगे नहीं, तो कौन सी लिखेंगे, -3। तो यहाँ पर थर्ड वैल्यू इसकी -3 आ गई, तो ये हम किस तरह से लिखेंगे, +2 6 -3, ठीक है। इस तरह से माइंड में रख लें, अगर आपके पास वैसे याद नहीं हो रहा तो इस तरह से कर लें। एक्सपेंशन मेथड का भी तो हमने बताना, वरना तो हम डिटर्मिनेंट इसका इजीली निकाल सकते हैं। मेथड्स देखना थोड़ा सा। अच्छा 3 6 -2 ऐसे। अब मैं दूसरी तरह बता रही हूँ, लाइंस कर 1 माइनस नेगेटिव वाला पोर्शन, पॉजिटिव वाला पोर्शन हम लोगों ने कर लिया, अब नेगेटिव वाले पोर्शन की तरफ आ रहे हैं। मैंने ये सेपरेट इसलिए लिखा है ताकि जो जिनको कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब नेगेटिव वाले में हमने क्या करना, हमें 3 वैल्यूज नेगेटिव की चाहिए, तो नेगेटिव के लिए हमने ये वाली लाइन लेनी होती है, क्योंकि ये वाला हमें डायगोनल कंसीडर करना होता है नेगेटिव वाले के साथ। तो इसका हमारे पास माइनस नेगेटिव आ जाएगा 2 1 -2, ठीक है, ये टर्म्स आ। उसके बाद हमारे पास क्या होगी, ये वाला कंसीडर होगा नेगेटिव वाला, लेकिन इसमें हमारे पास सी भी है और बी भी है, कौन सा नहीं है, ए नहीं है। तो हमारे पास ये वाली चीज यूज हुई पड़ी है, ये ए की वैल्यू यूज नहीं हुई 3, तो यहाँ पर 3 लिख दो। तो ये आपके पास नेगेटिव के साथ क्या आ जाएगा, 3 -1 -3, ठीक है। अब नेगेटिव लास्ट वाली रह गई है, लास्ट में भी नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, अब आपने देखने बी है, बी में ये दोनों तो यूज हो गया, ये यूज नहीं हुई, ये लिख दे। और ए में कौन सी यूज नहीं हुई, ये दोनों तो यूज हो गया, ये यूज नहीं हुई, ये लिख दे। सिंपल सी बात, ठीक है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 -2, यहाँ पे लिख दे कौन सी टर्म्स थी माइनस के साथ, 2 6 -2। इस तरह से याद कर लें, जो टर्म मिक्स है, जो यूज नहीं हुई हो रही, उसको मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। ये एक्चुअली में फार्मूला हमारे पास, यहाँ तो वो याद होती है टर्म्स, वो याद कर लें, यहाँ तो आपको पास